हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर है वाटर। तो वाटर क्या है बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और इस चैप्टर के एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और कुछ मैं आपको होमवर्क में दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर के साथ। तो वाटर, वाटर क्या है? वाटर एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है ना जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इन सिंपल वर्ड्स, जैसे एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैसे ही पानी है। तो अर्थ के ऊपर अगर हम पानी की अबंडेंस देखें तो पानी कितना है और कहाँ-कहाँ पर है। तो हमारी अर्थ 3/4 सिर्फ और सिर्फ पानी से कवर्ड है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ प्रोसेसेस में। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हैं, हमारे आसपास जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, सब में हमें सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपनी बॉडी के फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए वाटर की ज़रूरत है। वैसे ही हमारी बॉडी में डाइजेशन, सर्कुलेशन, हमारी ग्रोथ है, हर चीज़ में पानी चाहिए। तो ये है कहाँ-कहाँ पर? तो पानी ना दो तरह से एग्जिस्ट करता है, एक फ्री फॉर्म में और एक कंबाइंड फॉर्म में। फ्री फॉर्म जैसे कि पानी है ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स और वेल्स में। कंबाइंड में जब ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स बना देता है, मतलब किसी किसी एलिमेंट के साथ मिलकर कुछ कंपाउंड बना देना, जैसे कि पानी फ्रूट्स में भी है और वेजिटेबल्स में भी है। तो अब ये फ्री स्टेट में नहीं है बल्कि ये कंबाइंड स्टेट में है। ये किसी के साथ केमिकली मिला हुआ है और वहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। सो वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज जैसे कि ओशंस, वेल्स, रिवर्स। इसे हम नेचुरल वाटर बुलाते हैं। क्लियर है? अब वाटर एज अ कंपाउंड, तो वाटर का फॉर्मूला H2H2H2 हम सबको पता होता है, राइट? सो वाटर कोई एलिमेंट नहीं बल्कि एलिमेंट से बना हुआ एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 है, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। तो 1 ऑक्सीजन और उसके साथ जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन, तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? H2O। सो 2 हाइड्रोजन्स आर केमिकली बॉन्डेड विद 1 ऑक्सीजन। क्लियर है? आगे चलते हैं द रिसोर्सेज ऑफ वाटर पर। तो पानी हमें कहाँ-कहाँ मिलता है? हमें पानी अर्थ के सरफेस पर मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? स्नो या फ्रॉस्ट की फॉर्म में। तो ये मतलब पानी है लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में है और ये कहाँ पर मिलेगा? या तो फ्रिज में बर्फ जमी होगी आपकी, लेकिन जब हम अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं तो फ्रिज की बर्फ को हम काउंट नहीं कर सकते। तो जितने भी हमारे कोल्ड प्लेसेस हैं जहाँ पर स्नो गिरती है, जहाँ पर फ्रॉस्ट होती है, वहाँ पर ये पानी प्रेजेंट होता है। यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है वहाँ पर वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं? फ्रीज हो जाते हैं और वो आइस क्रिस्टल्स बना देते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, रेन वाटर। रेन वाटर को ना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो वीक एसिड्स बनाते हैं। इसके सिवा इंडस्ट्रियल एरियाज में भी गैसेस होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जब ये यहाँ पर बारिश होती है और जब ये गैसेस पानी में मिक्स हो जाती हैं तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से अब ये पानी हार्मफुल हो जाता है और इसे नॉर्मल रेन नहीं बल्कि एसिड रेन बुलाया जाता है। एसिड रेन क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल पीएच होता है ना वाटर का, उतना पीएच नहीं होता बल्कि पीएच यानी कि वो पीएच गिर जाता है, 7 से काफ़ी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इसमें एसिड्स प्रेज़ेंट होते हैं। पानी के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और वो उसे
एसिड में कन्वर्ट कर देगा, जिससे पीएच कम हो जाएगी और अब हम इसे एसिड रेन बुलाएँगे। और ये वाला जो पानी है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये सिर्फ़ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की भी बात करें, तो ये हमारे मॉन्यूमेंट्स को, हमारे पत्थरों को भी करोड कर देता है, खराब कर देता है। आगे बात करते हैं रिवर वाटर की। अब रिवर वाटर भी ना एक तरह से एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर ही है। अब जैसे पानी नदी बहती है, तो नदी अपने साथ बहते-बहते सैंड, ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया, मिनरल सॉल्ट्स और डिसॉल्व्ड गैसेज़ लेते हुई जाती है, जिसकी वजह से ये पानी इम्प्योर होता जाता है। इसमें बड़ी सारी चीज़ें मिक्स होती जाती हैं। नेक्स्ट इज़ लेक वाटर। तो ये भी एक इम्प्योर फॉर्म ही है, क्योंकि इसमें भी सॉल्ट्स और इम्प्योरिटीज़ डिसॉल्व होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सी वाटर की। अब सी वाटर, इट इज़ अगेन अ नेचुरल इम्प्योर वाटर टाइप, क्योंकि इसमें 3% से भी ज़्यादा सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। मतलब ये बड़ा ही ना नमकीन सा पानी होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। इसके सिवा इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स भी होते हैं। तो होता क्या है कि जब सी वाटर इवेपोरेट होता है, तो वो पीछे क्या छोड़ जाता है, वो पीछे सॉल्ट छोड़ जाता है और पीछे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पानी में बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं वेल वाटर की। मतलब अब हम अर्थ के सरफेस के नीचे जा रहे हैं। अभी तो अब हमने सरफेस के ऊपर की बात की, अब सरफेस से जब हम नीचे चले जाएंगे तो वेल्स में पानी होता है, वो सरफेस के नीचे का पानी होता है। अर्थ के सरफेस के नीचे का होता क्या है कि जब ऊपर से पानी सीप इन होता है, बारिश हुई, कुछ पानी इवेपोरेट हो गया, बाकी सीप इन हो गया ग्राउंड में। एक ऐसी लेयर आती है ना, जिसे हम इम्परवियस लेयर ऑफ रॉक्स बुलाते हैं। ये पानी को खुद से नीचे को पास नहीं होने देती है, ये ऐसी ही रहती है, पानी वैसे ही रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी इकट्ठा होने लगता है और इसे हम अंडरग्राउंड वाटर भी बुलाते हैं। इसमें कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, बट फिर भी अगर हम देखें तो अ, इसमें ना जो डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स तो हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है? वेल का पानी सही जगह पर जहाँ पर हो, वहाँ पर वेल का पानी इज़ गुड, कंसिडर्ड गुड फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज स्प्रिंग वाटर। अब कई बार होता है कि अर्थ के नीचे से ना ऐसे एकदम प्रेशर से पानी निकलता है, उसे हम स्प्रिंग वाटर बुलाते हैं, बिकॉज इट कम्स आउट अंडर अ प्रेशर फ्रॉम बीनीथ द अर्थ। अब इसमें भी सॉल्युबल सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं, तो जितने भी स्टोर्ड अंडरग्राउंड वाटर है ना, जब वो काफ़ी टाइम के लिए नीचे रहता है, तो उसमें मिनरल्स से भी, जो रॉक्स हैं, रॉक्स से भी मिनरल्स आके इस पानी में इकट्ठा होते जाते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की बात करें, तो क्या मुझे आपको बताने की ज़रूरत है? आप बोलोगे नहीं मैम, तो ऐसा करना कि आस्क क्वेश्चन सेक्शन पर इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर लेके और मैम को बोलना, आप लिख देना कि आपने ये क्वेश्चन पूछा था अपने रिवीजन वीडियो में, और वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है? तो आप मुझे ज़रूर बताना कि क्या-क्या इम्पोर्टेंस है। मैं आपके लिए क्विकली ये समराइज़ कर देती हूँ। तो बेसिक अगर हम यूज़ेज़ देखें वाटर के, तो हमारे लाइफ प्रोसेसेस, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स, इनकी जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे अंदर चीज़ें बन रही हैं या टूट रही हैं, उन सब के बनने, टूटने में पानी बड़ा इम्पोर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस में पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है एनिमल्स और ह्यूमन्स, उन सब को पानी की ज़रूरत होती है। आगे बात करते हैं हाउस होल्ड यूजेस की। तो अपने प्लांट्स को पानी देना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, नहाना, पानी पीना, खाना बनाना, हर चीज़ में हमें पानी की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम क्लीनिंग प्रोसेस की बात करें ना, तो क्लीनिंग में क्या होता है कि हमारा पानी जो है ना, वो क्लीनिंग के टाइम पर डर्ट को रिमूव कर देता है, ठीक है? इट रिमूव्स डर्ट, राइट? तो ऐसी इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से हम पानी को यूज करते हैं। अब फायर फाइटिंग में भी पानी यूज होता है। तो अगर कहीं आग लग जाए, थोड़ा से भी कहीं ऐसे आग सी लग जाए, तो उसको बुझाने के लिए सबसे पहले हम एक पानी का कप लेते हैं और उसको डाल देते हैं, राइट? सो इट इज अ की इंग्रेडिएंट इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पानी का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, इसके सिवा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स भी होते हैं, जहां पर अगेन पानी कहीं ना कहीं यहाँ पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज हो ही रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो बोट्स चलती हैं,
हमारी शिप्स चलती हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा मीडियम है बड़े-बड़े हेवी ट्रांसपोर्ट को मूव करने का। या फिर जैसे बड़े-बड़े कंटेनर्स आपने देखे होंगे, मूवीज़ में भी देखे होंगे, अगर आप कहीं बीच के पास रहते हो तो आपने देखा होगा कंटेनर यार्ड्स होते हैं। तो ये जो बड़े-बड़े कंटेनर्स होते हैं ना, इनको हम ट्रक्स में चढ़ा देते इनको बड़ी-बड़ी शिप्स में चढ़ा देते हैं और पानी के थ्रू ये काफ़ी ईज़िली ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। और क्यों हो जाती है? क्योंकि एक तो पानी स्मूथ होता है और यहाँ पर फ्रिक्शन कम होती है, जिसकी वजह से इन शिप्स को मूव करने के लिए रुकावट कम आती है और वो ईज़िली स्लाइड हो जाती हैं, वहाँ पर स्मूथली चली जाती हैं। अब हैबिटेट की बात करें तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहते हैं। इंडस्ट्रियल यूजेस की बात करें तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में, उसके लिए पानी की ज़रूरत चाहिए क्योंकि दीज आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। वैसे ही बॉयलर्स में इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए स्टीम जहाँ पर चाहिए वहाँ पर भी स्टीम पानी से ही बनेगी। केमिकल और अदर इंडस्ट्रीज में भी कूलिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट, हर चीज़ पानी से ही है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल यूसेज। तो एग्रीकल्चर इरिगेट करना है, क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए उसकी ज़रूरत है। इवन जब पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना है तो उसको भी कुछ अमाउंट जो है उसको पानी में मिलाकर उसको स्प्रे किया जाता है। तो अगेन पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेट्स ऑफ वाटर। पानी की ना 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड यानी कि आइस, लिक्विड यानी कि वाटर जो हम पीते हैं, गैस यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर वेपर। ठीक है, तो अब ये जो तीनों स्टेट्स हैं ना, ये अलग अलग टेम्परेचर्स पर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि जब टेम्परेचर घट जाता है, मतलब जब टेम्परेचर कम है, तो इसमें क्या होता है कि इसके कम होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है ना अंदर, इनमें जो मॉलिक्यूल्स है ना, पानी सॉरी टेम्परेचर कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन हो जाते हैं, राइट। स्लो डाउन होने की वजह से उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? तो ये समझ आ गया ना टेम्परेचर चेंज होने से क्या हो रहा है। तो अब अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा तो पानी सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अगर रूम टेम्परेचर होगा तो लिक्विड की फॉर्म में, अगर बॉइलिंग होगा तो स्टीम और वाटर वेपर की फॉर्म में। तो कूलिंग स्लोज मॉलिक्यूल्स, राइट। तो कूलिंग से मॉलिक्यूल्स जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, वो आपस में स्टिक हो जाते हैं। वहीं पर हीटिंग से मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करने लगते हैं और वो फिर स्प्रेड हो जाते हैं, जैसे वाटर वेपर के केस में गैसेस स्प्रेड हो गई। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट तो आपको पता है, या तो आज क्वेश्चन सेक्शन पर पूछना है या तो लर्न हब स्वयं पर अपनी क्लास को बुक कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, द अकरेंस इन नेचर। अब नेचर में सॉलिड फॉर्म देखें तो स्नो और फ्रॉस्ट के फॉर्म में है, लिक्विड सी में, रिवर में, लेक्स में जो पानी है, गैसियस वाटर वेपर की के फॉर्म में है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट है तो कहीं वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, कहीं पर एयर में वाटर वेपर्स कम होंगे, तो ये सब क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं द चेंज ऑफ द स्टेट्स बाय वाटर। अब पानी ना बदलता रहता है, कभी लिक्विड बन जाता है, कभी सॉलिड बन जाता है, कभी गैस बन जाता है। ऐसे क्यों होता है? और ये जो अलग अलग नाम है ना, हमें इन अलग अलग नामों को जानना है। तो सबसे पहले आते हैं सॉलिड टू लिक्विड। तो जब आइस पानी में कन्वर्ट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सीधी सी बात है, आइस मेल्ट हो गई, तो प्रोसेस का नाम क्या हो गया? मेल्टिंग हो गया। सो आइस विच इज अ सॉलिड, इट मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, दैट इज वाटर। नाउ लिक्विड जब गैस में, तो हम बोलते हैं कि पानी बॉयल हो रहा है, उसके वेपर बन रहे हैं। तो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ तो उसे हम क्या बुलाएंगे? वेपराइजेशन। सो वाटर विच इज अ लिक्विड, इट इज ऑन हीटिंग, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम और वाटर वेपर, राइट। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में जो काफी टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स थे ना, वो मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हुए और वो पानी बन गया। और जब हम लिक्विड से गैस की बात कर रहे हैं तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये और ब्रेक हुए और अब इन मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिली कि ये पानी से, मतलब ये इस लिक्विड से इस लिक्विड से गैस बन गए और यहाँ से एस्केप हो गए। अब बात करते हैं कंडेंसेशन की।
अब क्या हुआ कि हमारे पास गैस थी, हमने मतलब वाटर वेपर थे, वाटर वेपर को हमने लिक्विड बना दिया। कैसे? वो कंडेंस हो गए। कंडेंसेशन इज़ द प्रोसेस जहाँ पर वाटर वेपर यानी कि गैसियस फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में वापस कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि स्टीम का ठंडा होना, तो जैसे अगर आप कोई चीज़ बॉयल कर रहे हो, उसके ऊपर ढक्कन रख दो, तो ढक्कन ठंडा होगा, पानी गर्म है, लेकिन ढक्कन के ठंडे होने की वजह से जैसे ही वो वाटर वेपर ऊपर आएगा, ढक्कन से टकराएगा, वो वहीं कंडेंस हो जाएगा, तो हमें पानी के ड्रॉपलेट्स उस ढक्कन में अंदर की तरफ को देखने को मिलते हैं। सो इट कंडेंसेस इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट इज़ लिक्विड टू सॉलिड। सो इसे हम बुलाते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। सो फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन मतलब लिक्विड अब सॉलिड बन गया, एकदम ऐसे फ्रीज हो गया। पानी जो था वो आइस बन गया, लिक्विड का सॉलिड बना तो सॉलिडिफिकेशन, आइस फ्रीज हो वाटर फ्रीज हो गया तो आइस बन गई। सो फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। सो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं और वो एक फिक्स्ड पोजीशन पर आके लॉक हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई? तो इस तरह क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी डिक्रीज हो रही है और वो एक जगह पर ठहरने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। लेकिन जब हम हीट दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स गर्म हो रहे हैं, उनकी बेसिकली मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ रही है और एनर्जी के बढ़ने की वजह से वो इधर उधर भाग रहे हैं। बात क्लियर है? आगे बात करते हैं द इंटरचेंज ऑफ द थ्री स्टेट्स। तो जब भी पानी का टेम्परेचर 0 से कम होता है तो वो आइस से सॉलिड की फॉर्म में रहती है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक वो लिक्विड की फॉर्म में रहती है, और जब ये टेम्परेचर 100 से बढ़ जाता है तो वो वेपर या फिर गैसियस स्टेट में रहती है। बात क्लियर है? आगे देखते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल यानी कि पानी की एक साइकिल। तो पानी एक साइकिल की तरह घूमता रहता है अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर में। कैसे होता है? तो बेसिकली ये ना हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें पानी कंटिन्यूअसली सर्कुलेट हो रहा है। तो अर्थ सरफेस से ये एटमॉस्फेयर में जाता है और एटमॉस्फेयर से वापस से रेन की फॉर्म में अर्थ के सरफेस पर आ जाता है। बस यही वाटर साइकिल है। तो जब ये अर्थ के सरफेस से एस्केप होता है, ये एस्केप होता है ड्यू टू हीट ऑफ सन। तो जब सन रेज आती हैं वो पानी को गर्म करती हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। सो ऐसे पानी एस्केप होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो मैंने हर एक प्रोसेस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। कैसे? जैसे अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर को पानी का चला जाना, उस प्रोसेस को हम इवापोरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर अर्थ सरफेस पे जहाँ जहाँ पर भी पानी है, इवन इन प्लांट्स में, लैंड में, एनिमल्स में, हर कोई पानी को ना बाहर निकाल रहा है। इवन जब हम ब्रीथ भी करते हैं ना, तो जो हवा हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है। तो सन की हीट आती है, वो अर्थ के सरफेस को गर्म करती है और गर्म करने से जितनी भी एयर है यहाँ पर वो गर्म हो रही है, उससे वाटर वेपर सीधा हवा में ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। हीट इवेपोरेट्स द वाटर फ्रॉम रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड सीज। राइट? तो यहाँ से सारा पानी इवेपोरेट हो गया। इसके बाद एडिशनल वाटर वेपर्स आते हैं जब हम एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं। एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, जब हम रेस्पायर करते हैं तो ग्लूकोज है हमारे अंदर, सेल्स के अंदर, उस पे ऑक्सीजन एक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो वाटर है ये भी कहाँ पर चला जाता है? ये भी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इवन जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो वो भी वाटर रिलीज करते हैं। तो ये सारा का सारा पानी पानी चला जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर, अब क्या होता है, ये जितना भी पानी इवेपोरेट हुआ है ये ऊपर जाएगा और ऊपर ही क्लाउड्स बन जाएंगे। तो वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेज अप। अब जितना भी ये गर्म है और ये मॉइस्चर वाली जो एयर है, ये गीली गीली वाली, ड्राई नहीं, वेट वाली एयर, मॉइस्चर वाली एयर, जिसे हम मॉइस्ट एयर बुलाते हैं, ये ऊपर की तरफ को जाती है। हायर ऑल्टीट्यूड्स पर जब ये जाती है तो ये ठंडी हो जाती है और वहाँ पर जाके वाटर वेपर्स कंडेंस
कंडेंस हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसे छोटे-छोटे ना डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनके अराउंड वाटर वेपर्स ना ऐसे जमना शुरू हो जाते हैं, मतलब अकमलेट होना जमना नहीं, अकमलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ऊपर जाके ना ये छोटे-छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स बना देते हैं और यही ड्रॉपलेट्स एक साथ मिलकर बड़े-बड़े क्लाउड्स बना देते हैं। अब ये क्लाउड्स इधर से उधर फ्लोट करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन जब इनका वज़न वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये रेन की फॉर्म में नीचे गिर जाते हैं। सो रेन वाटर एंटर्स स्ट्रीम्स, तो रेन वाटर इन स्ट्रीम्स में एंटर हो जाता है। सो रेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल, राइट। तो जितना भी बारिश के साथ पानी आया वो सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, अंडरग्राउंड चला गया, और इवन ये जो हमारे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इनमें भी आकर ये कलेक्ट हो जाता है। सो नाउ स्ट्रीम्स से रिवर्स में और रिवर्स से सी में, तो रिवर स्ट्रीम में पानी आया, स्ट्रीम से रिवर में गया, रिवर से ये सी में पहुंच गया, फाइनली सी और ओशन में ये सारा पानी फ्लो कर जाता है। सो सी वाटर इवेपोरेट्स अगेन। अब क्या होता है, यही सी का पानी फिर से इवेपोरेट हो जाता है, फिर से इवेपोरेट होगा, ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, कंडेंस हो जाएगा, क्लाउड्स बनाएगा, क्लाउड्स हैवी हो जाएंगे, बारिश आएगी, फिर से पानी ऐसे ही कलेक्ट होता रहेगा रिवर, स्ट्रीम, सी, लेक, ओशन में, और वापस से यहीं से इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये एक नेचुरल साइकिल है और ये कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। अब आप बोलोगे कि इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है, पहली बात कि ये हमारे अर्थ पर, हमारे नेचर में एक तरह से पानी के बैलेंस को बनाए रखता है। दूसरा, इट हेल्प्स टू रेगुलेट वेदर एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन। अब जैसे जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन जहाँ पर बारिश आ जाती है वहाँ पर ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाता है। तो एग्जैक्टली जो कंटिन्यूस इवेपोरेशन और कंटिन्यूस कंडेंसेशन है, ये हमारे टेम्परेचर को और हमारे रेनफॉल को कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं वाटर एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि जो किसी चीज़ को मिक्स कर देता है, जिसमें हम किसी चीज़ को घोल देते हैं, जैसे हम पानी में चीनी या फिर सॉल्ट को घोल देते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही वाटर क्या है, वाटर एक सॉल्वेंट है, इसीलिए हम उसे सॉल्वेंट बुलाते हैं, और इवन इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बुलाते हैं। अब क्यों बुलाते हैं तो वो मैं बताऊंगी आपको। सो वाटर डिजॉल्व्स इन मेनी सब्सटेंसेस, तो बहुत सारे सब्सटेंसेस, शुगर, सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, इन सबको ये डिसॉल्व कर लेता है। अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl को भी पानी डिसॉल्व कर लेता है, इसीलिए इसे हम एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। मतलब जो भी ना बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं ना हमारे अराउंड, उन सबको पानी खुद में डिसॉल्व कर लेता है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये और पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनको अपने में घोल लेते हैं। सो बिकॉज इट डिसॉल्व्स ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंस, टू सम एक्सटेंट इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बुलाते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन समझते हैं। अब जैसे पानी हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, बात क्लियर है। अब मान लो हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। जहां पर भी केमिस्ट्री में इसी क्लास से आपको कोई भी केमिकल का नाम आए, कोई भी एलिमेंट का नाम आए, उसकी उसको हम एलिमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या उसका फॉर्मूला क्या होगा, या उसका सिंबल क्या होगा, ये आप इसी क्लास से पढ़ना शुरू कर दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इसको रटोगे, बल्कि मैं ये बोल रही हूँ कि आप उसका केमिकल फॉर्मूला या फिर उस एलिमेंट का सिंबल फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। जब हर बार कोशिश करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको याद रहने लग जाएंगे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाएंगे। तो आपको 7th 8th में जाके ना वो रिएक्शंस के लिए कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट, सो Na2CO3, देन सोडियम सल्फेट, सो NaSO4, देन शुगर C6H12O6, CuSO4, कॉपर सल्फेट। तो ये सारे हमारे सॉल्यूट हैं और ये सारे के सारे पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व होता है तो ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। जब सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व होता है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन बनाता है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, शुगर इन वाटर, शुगर सल्फेट सॉल्यूशन, एंड कॉपर सल्फेट इन वाटर इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसका कलर ब्लू होता है।
मैंने मार्क किया है, क्यों? क्योंकि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है ब्लू कलर, तो हो सकता है आपकी मैम ये पूछ ले। क्योंकि अभी अगले क्लास में जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तब आएगा। जब हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि अच्छा हम क्या-क्या इंडिकेटर्स हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसमें एक आता है कलर चेंज का। तो उसमें जब ये रिएक्शन हम लिखते हैं तो हमें बताना होता है कौन-सा कलर चेंज हुआ है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, राइट? तो मतलब सॉल्वेंट हमारा क्या है? पानी है और उसमें हमने कुछ-कुछ चीज़ें ली हैं, उनको डिज़ोल्व करते गए, तो जब सॉल्यूट हमारे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता गया तो वो सॉल्यूशन बन गया। अब कुछ चीज़ें हैं जो डिज़ोल्व नहीं होती हैं, जैसे कि चारकोल हो गया, केरोसिन हो गया। तो चारकोल इनसॉल्युबल है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, वैसे ही केरोसिन और ऑयल जो हैं, तो अगर आप एक बीकर में अगर आप पानी लोगे, इसमें केरोसिन डालोगे तो वो ऊपर ना आपको एक लेयर मिल जाएगी, ठीक है? एक सेपरेट लेयर बना लेगा वो पानी के ऊपर। सो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ सॉल्यूट, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट? सिंपल है, सॉल्यूट जिस चीज़ को हम लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं, मतलब एक स्मॉलर पार्ट, राइट? अब जैसे मान लो ये तो चलो वाटर ही है, मानना क्या है, ये वाटर है जो हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट में मान लो हमने शुगर डाल दिया, हमने क्या किया, शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो शुगर सॉल्यूट हुआ और पानी जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट हुआ। शुगर जो थोड़ी सी क्वांटिटी में है वो हमारी सॉल्यूट हुई और ये हमारा बन गया शुगर सॉल्यूशन। क्लियर है? तो शुगर जो सॉल्वेंट वो है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। क्लियर? तो इसमें कोई मतलब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो पानी होता है ना, वो शुगर को या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि वो सॉल्यूट को ना छोटे-छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है और इसके ब्रेक होने की वजह से सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। आगे सॉल्यूशन की बात करें तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, राइट? मतलब जिसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, जैसे कि सॉल्ट वाटर या शुगर सॉल्यूशन। जैसे सॉल्ट वाटर को हम एक्वस NaCl भी बुलाते हैं, यानी कि एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बात क्लियर है? तो यहाँ पर दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट इवनली मिक्स हो गए हैं, मतलब आपको पानी और नमक अलग-अलग नहीं दिखाई देंगे, वो आपको एक सिंगल लिक्विड की तरह ही दिखाई देगा। उसे ही हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपके पास पानी है और पानी में आपने सैंड डाल दी, आप कितना भी घोल लो, सैंड और पानी आपको अलग-अलग ही दिखाई देंगे। आपको कभी भी वो ऐसा नहीं लगेगा कि एक, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे, जैसे शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन को जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि वो नमकीन है, मीठा है या फिर वो सिर्फ पानी है। बात क्लियर है? लेकिन सॉल्ट और सैंड और वाटर के मिक्सचर को देख के ही आप समझ जाओगे कि इसमें कुछ तो इम्प्योरिटी मिली हुई है। वैसे सॉल्यूशंस को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बुलाते हैं। डन। आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो अब जब हमें कोई सॉल्यूशन बनाना है तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे एक सॉल्वेंट जिसमें अभी के लिए हम पानी ले रहे हैं और एक हम लेंगे सॉल्यूट, राइट? तो मान लो यहाँ पर हमारा सॉल्यूट है, अब सॉल्ट, राइट? और ये हमारा है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, राइट? तो जब हम 100 ग्राम ऑफ वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करेंगे, उसको स्टर करेंगे, कंटिन्यूअसली स्टर करते जाएंगे, तो हमारे पास ना ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट? तो ये हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब देखो, एक वर्ड होता है सैचुरेशन, मतलब अब ना मेरा सैचुरेशन आ चुका है, ये जो मैम पढ़ा रही है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, नाउ आई नीड अ ब्रेक, राइट? दैट इज सैचुरेशन, कि उसके ऊपर ना आप कुछ ले ही नहीं पा रहे हो, आपका ब्रेन कुछ सोच समझ कुछ ग्रास्प ही नहीं कर पा रहा है, दैट इज योर सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ पर हमने ये किया कि हमने एक स्पून, इसको हम एक स्पून मान लेते हैं, ठीक है? हमने एक स्पून सॉल्ट लिया, उसको 10 ग्राम 100 ग्राम पानी में मिक्स कर दिया, आराम से मिक्स हो गया। लेकिन अभी भी अगर मैं चाहूँ तो एक और चम्मच लेके इसमें मिक्स कर सकती हूँ, राइट? तो इसकी सैचुरेशन नहीं आई है अभी तक, ये वो थकान वाली फीलिंग,
ना समझ आने वाली फीलिंग नहीं आई है। सो दो सॉल्यूशन जिनमें अभी भी सॉल्यूट के मिक्स होने की जगह होती है, उन्हें हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस बुलाते हैं। बात क्लियर है? सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विच कैन स्टिल डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, एडिंग सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट टू वाटर एंड कीप डिसॉल्विंग इट। यही हमने पहले पढ़ा। अब सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अब मैंने क्या किया ना, मैं आपको ना मैंने पहले आपको 3 चैप्टर केमिस्ट्री के पढ़ा दिए, 2 मैंने बायो के पढ़ा दिए, 2 मैंने फिजिक्स के पढ़ा दिए। अब आप बोल रहे हो कि मैम बस हो गया, अब तो छोड़ दो, अब नहीं पढ़ा जा रहा, बस अब नहीं पढ़ेंगे, राइट? तो अब ना आपकी सेचुरेशन आ चुकी है। सो नाउ यू आर टोटली सेचुरेटेड कि अब नहीं समझ आ रहा मैम, अब छोड़ दो। वैसे ही एक और एग्जाम्पल, मैंने आपको एक ग्लास पानी दिया, मैंने कहा पियो। मैंने कहा ठीक है, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, 1 ग्लास और पियो। मैंने कहा लेकिन हाइड्रेट रहना तो ज़रूरी है, 1 ग्लास और पी लो। ऐसे करते-करते मैंने 6 ग्लास पानी पिला दिए। अब आप बोलोगे कि बस मैम बहुत हो गया, और पानी नहीं पी सकते। अब ब्रेक चाहिए पानी से, थोड़ा-सा फ्रेश होके आते हैं, घूम के आते हैं, 1 घंटे बाद पानी पी लेंगे। So that is your saturation when you cannot take more, right? Same in the same case, saturated solutions are those solutions which cannot dissolve extra solutes now, right? और वो अब नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो उसे हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बुलाते हैं। आप उसको कितना भी स्टर कर लो, मिक्स नहीं होगा वो, अब वो आपको नीचे सेटल डाउन होता हुआ दिखाई देगा। सो दिस मीन्स द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, यानी कि अब वो एकदम फुल है, राइट? तो यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट यानी कि पानी एकदम फुल हो चुका है। नाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर याद रखना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, 100 ग्राम ऑफ वाटर और पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। तोड़ मरोड़ के आगे पीछे सही सेंटेंस बना के जिसका एक मीनिंग बने, आप इसको कैसे भी लिखना, लेकिन ये तीनों चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। कितने पानी में मिलाना है ज़रूरी है, कितना टेम्परेचर रहेगा ज़रूरी है, कितना सॉल्यूट, मैक्सिमम सॉल्यूट, ये सब बताना ज़रूरी है। सो सॉल्युबिलिटी in this case will be like x, which is the amount of solute, y that is the amount of solvent. So इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, that will be the solubility. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स। अब जब हम सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं, जैसे हम सॉल्ट को कर रहे हैं, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हम ना उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। लेकिन गैसेस में उल्टा है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सॉलिड के केस में पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, सो इट गिव्स मोर एनर्जी, राइट? तो यहाँ पर हमारे पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है टू डिसॉल्व, राइट? मोर एनर्जी टू सॉल्यूट सो दैट इट कैन डिसॉल्व मोर। लेकिन गैसेस के केस में गैसेस फास्टर एस्केप करने लग जाती हैं, तो इसकी वजह से ये डिसॉल्व नहीं होती, ये सीधा गायब हो जाती है। अब बात करते हैं पोर्टेबल वाटर की, यानी कि वो पानी जो हम पी सकते हैं, द वाटर विच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, सो इट इज गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ड्रिंकिंग, और इसे पोर्टेबल वाटर बुलाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको साफ दिखेगा, कलरलेस दिखेगा, जर्म फ्री दिखेगा, इवन इट इज फ्री फ्रॉम द टॉक्सिक सॉल्ट्स एंड गुड टेस्ट होता है, और ये टेस्ट इसमें मिनरल्स का होता है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वाटर दैट आर कंसीडर्ड नॉट पोर्टेबल वाटर, यानी कि विच आर नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर, होता तो यही है कि वो उसमें बहुत ही कम डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, उसमें इट इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द डिजॉल्व सॉल्ट्स। मतलब जैसे हमारे पीने वाले पानी में कुछ सॉल्ट्स हैं ना, वो सॉल्ट्स डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होते हैं। ड्रिंकिंग रेगुलरली मे कॉज सॉल्ट डेफिशिएंसी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बच्चों ये बताओ कि डिस्टिल्ड वाटर में कोई इम्प्योरिटीज नहीं, कोई डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स नहीं है, तो ये क्यों इन लाइक इट इज वाई इट इज नॉट परफेक्ट फॉर ड्रिंकिंग? क्योंकि इसमें कुछ असेंशियल डिजॉल्व्ड
मिनरल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये अनफिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए। बात क्लियर हो गई? जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब हमारी बॉडी को चाहिए। ये हमारे पानी में डिज़ोल्व्ड होते हैं, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होते हैं। सी वाटर, अब सी वाटर जो है ना, इट इज़ द मोस्ट इम्प्योर नेचुरल फॉर्म ऑफ वाटर। इसमें 3% से भी ज़्यादा डिज़ोल्व सॉल्ट्स होते हैं, मेनली सोडियम और क्लोराइड होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, और इसमें सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होते हैं, जिसकी वजह से ना ये पीने के लिए और ना ही एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है। ये जो ज़्यादा सॉल्टी वाटर होता है, इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, राइट? नॉट फॉर अस, बल्कि क्रॉप्स के लिए भी हार्मफुल होता है। नेक्स्ट इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पोर्टेबल वाटर। द रीजन बीइंग, अर्थ के पास बहुत सारा पानी है, रिवर्स में पानी देखो 3/4 तो सिर्फ पानी है, लेकिन फिर भी पानी कम है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पानी ना पीने के लिए अच्छा नहीं है। सो इट हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन उसमें से बहुत छोटा परसेंटेज है विच इज़ गुड फॉर ड्रिंकिंग, विच इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग। सो प्यूरिफिकेशन इज नीडेड so that we can remove the dissolved things which extra dissolved thing, जैसे कि कुछ dissolved minerals, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ dissolved gases जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ dissolved impurities जैसे कि सैंड और ऑर्गेनिक मैटर, वैसे ही डिजीज कॉजिंग जर्म्स भी, जिसमें डायरिया और टाइफाइड आते हैं। तो जब हम इन इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं, जर्म्स को हटा देते हैं, फिर हम इस पानी को किसी ना किसी तरह यूज कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू द प्योरिफिकेशन प्लांट, तो अब हम देखते हैं कि हमारे आसपास ना बड़े सारे प्योरिफिकेशन, मतलब ऑलमोस्ट हर सिटी में प्योरिफिकेशन प्लांट्स होते हैं, जो रिवर्स और लेक से पानी लेते हैं और फिर उसको क्लीन करते हैं, उसको बॉईल करते हैं, उसके जर्म्स को मारते हैं और इससे इम्प्योरिटीज को निकाल देते हैं। दिस वाटर दैट इज प्योरिफाइड इन द प्योरिफिकेशन प्लांट्स इज देन सेंट टू द हाउस होल्ड, ताकि उसे यूज किया जा सके। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लार्ज स्केल पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें बड़ी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें, इम्प्योरिटीज, ये सब फिल्टर आउट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लोरीनेशन होता है, दैट इज क्लोरीन ट्रीटमेंट होता है, जो अगेन जर्म्स को मारता है। और फिर यहाँ पर एक और प्रोसेस भी होता है, मैं आगे आपको ये सारे पढ़ाऊंगी। सेडिमेंटेशन, उसके बाद ये माना जाता है कि ये पानी यूज करने के लिए सेफ है। आगे बढ़ते हैं। द रिमूवल ऑफ द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, तो सबसे पहले प्योरिफिकेशन में जितने भी बड़ी बड़ी पत्थर, कागज, बोत प्लास्टिक का सामान, बड़ी बड़ी चीज़ें जो हमें दिखाई देती है, सबसे पहले हम उनको रिमूव करते हैं। ये जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं, इसमें सेडिमेंटेशन और डेकेंटेशन होता है। सो जो केमिकल्स विच आर यूज, दे आर एलम एंड लाइम। तो एलम और लाइम का हम यूज़ करते हैं। अब बच्चों, ये जो प्योरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको सिर्फ पूछ लिया जाए कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है, या फिर किस स्टेप में हम कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, या फिर किस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं। तो डिटेल में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एलम और लाइम की बात करते हैं, विच हेल्प्स इन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो लाइम और एलम को जब हम पानी में मिक्स करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक्स में, तो ये कोगुलेट हो जाते हैं, ये क्लम्प्स बना लेते हैं। जितने भी हमारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं, उन सब के साथ ना ऐसे लम्प्स बना देते हैं, उनको कोगुलेट कर लेते हैं। ये हैवी हो जाते हैं और ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और क्या हो जाती है, सेडिमेंटेशन हो जाती है। तो ये स्टिक होते हैं, हैवी होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। अब फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, तो फिल्ट्रेशन में हम केमिकल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सैंड और ग्रेवल का, बेसिकली हम सैंड और ग्रेवल का यूज़ कर रहे हैं। तो आफ्टर सेडिमेंटेशन वाटर को हम एक ऐसे बेड से पास करते हैं जिसमें छोटे छोटे पत्थर, छोटी छोटी सैंड होती है। अब ये जो लेयर्स होती हैं, जितने भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, अब जो बड़ी बड़ी चीज़ें तो पहले फिल्ट्रेशन में रह गई, राइट। अब उससे छोटी चीज़ें हैं जो सेडिमेंटेशन में भी पास हो गई थी। अब इनको हम सैंड और ग्रेवल वाले बेड से पास करते हैं, तो ये भी इम्प्योरिटीज यहीं पर ट्रैप होके रह जाती हैं। अब हमें मिलता है क्लीन और प्योर वाटर, एंड इट इज कलेक्टेड इन द फिल्ट्रेशन टैंक्स। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। नाउ द रिमूवल ऑफ हार्मफुल जर्म्स। अब मिट्टी, पत्थर, यह जर्म्स को तो नहीं हटा सकते, तो इनको हटाने के लिए हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं, या फिर ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। सो CaOCl2, सो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर।
अब यहाँ पर कई बार हम ओज़ोन जिसे O3 भी लिखते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन हम इस पानी में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, सो इट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया, राइट? सो इट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया एंड वायरसेस, राइट? तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया और वायरस के जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरह हमारा पानी जर्म्स से भी फ्री हो जाता है। देन द लिक्विड क्लोरीन इज एडेड टू द क्लोरीनेशन टैंक्स। क्लोरीन किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया इन द फिल्टर्ड वाटर एंड देन वाटर इज अलाउ किया जाता है टू द ओवरहेड टैंक्स एंड फाइनली इट रीचेज आवर होम्स थ्रू द पाइप्स। बात क्लियर हो गई क्या होता है क्लोरीनेशन में। आगे चलते हैं कुछ और तरीके जिनसे हम इन हार्मफुल जर्म्स को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहला है बॉइलिंग। बॉइलिंग में जो भी हमारे हाउस होल्ड मेथड्स हैं ना, हम हाउस होल्ड मेथड में जैसे कई बार होता है ना कि आरओ खराब हो गया, पानी कैसे आए, पानी कैसे ले, तो हम क्या करते हैं, हम टैप वाटर खोलते हैं और टैप से जो पानी आ रहा है ना उसको बॉयल करते हैं, ठंडा करके उसको पी लेते हैं। So it kills the germs like bacteria and some viruses. It is also we also use water filters जिसमें suspended particles और germs remove हो जाते हैं and often combine candles, carbon and membrane filters. तो जो हमारे घरों में ROs यूज होते हैं exactly हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्टिलेशन, इट इज सेड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। इससे हमें सबसे कंप्लीटली प्योर पानी मिलता है जिसमें ना सॉल्ट्स हैं ना माइक्रोब्स हैं। तो होता क्या है, हम इम्प्योर पानी लेते हैं, उसको हीट करते हैं, हीट करके ये पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो ये ऊपर की तरफ कंडेंसर्स में चला जाता है। कंडेंसर में जाने की वजह से जितना ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कंडेंसर में जाके ये ठंडा हो जाएगा और हमें प्योर पानी मिल जाएगा जिसे हम डिस्टिलेट बुलाते हैं, राइट? अब होता क्या है कि जब ये पानी गर्म हो रहा है, ऊपर जाके मतलब स्टीम बन रहा है, तो सिर्फ पानी ही स्टीम बन रहा है, इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, सॉल्ट्स हैं, जर्म्स हैं, वो सब नीचे ही रह जाते हैं और इस तरह हमें सिर्फ और सिर्फ प्योर पानी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट टॉपिक दैट इज द पॉल्यूशन ऑफ वाटर। आप बोलोगे मैम ये भी कोई पढ़ाने वाला टॉपिक है, हमें सब पता है ना? लेकिन मैं रिवाइज तो कराऊंगी और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछोगे या फिर लर्नो हब स्वयं में अपनी क्लास को बुक करोगे। वाटर पॉल्यूशन यानी कि पानी का कंटेमिनेट होना केमिकल, सीवेज या फिर जर्म्स की वजह से। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं पानी के लिए केमिकल पॉल्यूटेंट्स, जिसमें पानी में पेंट का आ जाना, टेक्सटाइल का वेस्ट आना, डाइज, एसिड्स, सॉल्ट सॉल्यूशंस आ जाना। जब ये सारी चीज़ें ना पानी में डिस्चार्ज की जाती हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स पानी में डिस्चार्ज किए जाते हैं, तब हमारा पानी पॉल्यूट होता है। सो द केमिकल पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड द मेटेलिक सॉल्ट्स ऑफ मर्करी एंड लेड which are extremely harmful to our marine life. Then एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड जब ये हमारी सॉइल में होते हैं, सॉइल से पानी ना कई बार ऐसे रन ऑफ हो जाता है और वो नियर बाय वाटर बॉडीज में चला जाता है या कई बार वो सीप इन होगी हमारे अंडरग्राउंड वाटर में भी चला जाता है, तो उससे पानी पॉल्यूट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन में क्या होता है कि जब हमारी इंडस्ट्रीज, राइट, तो इंडस्ट्रीज में जैसे स्टील, आयरन, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो इनको ना बड़ा सारा पानी चाहिए प्रोसेसेस के लिए भी और फिर उसके बाद ना अपनी मशीन्स को साफ करना या फिर एज अ कूलेंट भी उन्हें चाहिए। लेकिन ये इंडस्ट्रीज कई जगह पर हॉट वाटर डिस्चार्ज कर देती हैं पानी के अंदर, रिवर्स और स्ट्रीम्स के अंदर, जिसकी वजह से एक्सेस गर्म पानी होने की वजह से यहाँ पर हार्मफुल माइक्रोबियल ग्रोथ होती है और इससे हम बुलाते हैं यूट्रोफिकेशन। और यूट्रोफिकेशन के होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट हो जाते हैं और जितने भी हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस हैं, ये सब मर जाते हैं क्योंकि इनको ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो जिस तरह हम भी बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकते, वैसे ही हमारे एनिमल्स भी, एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहीं रह सकते, उनके वो भी हीट सेंसिटिव होते हैं।
क्लियर है, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो नेचुरली वो मर जाएंगे। देन कमिंग ऑन टू द diseases causing pollutants. Humans, animal excreta, it is washed by the rain, contaminates the water bodies. It increases the bacteria and other harmful microorganism, और इससे बड़ी सारी waterborne diseases spread होती हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, डाइसेंट्री, गैस्ट्रोएंटराइटिस। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो germs होते हैं ना, germs from waste, it mixes with water. उसके बाद it spreads waterborne diseases. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द स्टेप्स टू अवॉइड पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो कैसे हम पानी के पॉल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं? पहली बात, हार्मफुल वेस्ट को, ऑयल्स को, केमिकल्स को, इंडस्ट्रीज के वेस्ट को हम पानी में डंप ना करें। दूसरा, प्रॉपर टॉयलेट्स हों, सीवेज सिस्टम्स हों, ताकि किसी भी तरह से गंदा पानी, सीवेज वाटर, ये सुएज वाटर, ये सब हमारे ना आसपास की वाटर बॉडीज में ना जाए। Avoid washing and bathing near the natural water sources and planting trees near the water sources. इससे भी पानी pollute नहीं होता है। तो minimize the thermal pollution and also to spread the awareness. मुझे लगता है कि ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, इन्हें करना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों में इस अवेयरनेस को स्प्रेड करना कि हमें अपने आसपास का पानी साफ रखना है और उसे बचाना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सम ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि डिटेल इतनी ही थी, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, आप मुझे आंसर्स बताना। सबसे पहले, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर इज, सबसे प्योर फॉर्म क्या है? सी वाटर, रेन वाटर, रिवर वाटर या लेक वाटर? सबसे प्योर फॉर्म है रेन वाटर, जब तक वो ऐसी जगह पर ना हो रेन जहाँ पर एसिड्स हों हमारी हवा में, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ना बन जाए, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हमारे आसपास की हवा में ना हो। सी वाटर इज मोस्ट इम्प्योर बिकॉज इट कंटेन्स, तो ये जो सी वाटर है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, और एक्सेस सॉल्ट हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल है। देन कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स टू वाटर इज कॉल्ड, तो जब पानी वाटर में कन्वर्ट होता है, यानी कि गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो इसे हम कंडेंसेशन बुलाते हैं, राइट? ये कंडेंस होती है। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्यों? बताओ, मैंने आपको रीजन बताया था ना। सो इट इज कलरलेस, नहीं। इट डिसॉल्व्स मोस्ट कॉमन सब्सटेंसेस, सो एग्जैक्टली यस। नेक्स्ट, solubility of most solids dash with increase in temperature। तो आपको याद है मैंने गैसेस और सॉलिड्स का बताया था, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो solubility of solids it increases, राइट? लेकिन जब गैसेस की बात आती है और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैसेस की solubility डिक्रीज होती है, उसमें उल्टा होता है। डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट पोर्टेबल, क्यों? क्योंकि क्या उसमें जर्म्स होते हैं? नहीं। क्या वो सॉल्टी होता है? नहीं। क्या उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स नहीं होते हैं? यस, क्योंकि हमें कुछ डिजॉल्व सॉल्ट्स, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब हमें चाहिए हैं। ये नहीं होने की वजह से ये पानी अनफिट हो जाता है। देन द मेन केमिकल यूज फॉर किलिंग जर्म्स इन वाटर, कौन सा केमिकल यूज करते हैं जो हमारे पानी में जर्म्स को किल करता है? दैट इज Cl। क्या है ये? क्लोरीन। एलम इज यूज्ड इन सेडिमेंटेशन, क्यों? क्यों एलम का यूज करते हैं? याद करो, फर्स्ट जो हमने स्टेप पढ़ा था वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम इसको पानी में मिक्स करते हैं तो इम्प्योरिटीज के अराउंड एक कोगुलेट हो जाता है, और फिर ये इम्प्योरिटीज हैवी हो जाती हैं और ये सेटल डाउन हो जाता है। सो इट कोगुलेट्स इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट, रोहन बॉयल्स ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग मॉनसून, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्यों कर रहा है? क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि हमारा पानी जर्म्स से कंटामिनेटेड हो, तो हम चाहते हैं कि हमारा पानी जर्म फ्री रहे, तो हम इसको बॉयल कर देते हैं। द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस थर्मल पॉल्यूशन इज, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है जिससे हम थर्मल पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं? पानी को बॉयल करना? नहीं। कूलिंग वेस्ट वाटर बिफोर द डिस्चार्ज? यस। एडिंग क्लोरीन इज क्लोरिनेशन, यूजिंग डिटर्जेंट्स? तो ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट, you spilled sugar on the kitchen counter, which liquid will help dissolve it quickly? कौन सा है?
चैप्टर का क्या नाम है? एग्जैक्टली वाटर। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और वो शुगर को बड़ी जल्दी डिसॉल्व कर देता है। नेक्स्ट, लेमनेड टेस्ट्स लेस स्वीट इन कोल्ड वाटर। क्यों? क्यों लेमनेड कम स्वीट लगता है हमें कोल्ड वाटर में? रीजन बीइंग, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड वाटर टेस्ट बिटर, ऐसा कुछ नहीं होता। शुगर डिजॉल्व्स लेस इन कोल्ड वाटर, तो ऐसा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा शुगर ज़्यादा डिजॉल्व होगी तो हमें टेस्ट ज़्यादा आएगा। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो भी शुगर आराम से डिजॉल्व हो जाएगी। वहीं पर जब टेम्परेचर ठंडा होता है तो शुगर कम डिजॉल्व होती है, तो इस वजह से हमें ये लेमनेड थोड़ा नॉर्मल सा ही फील होता है। मीरा स्मेल्स क्लोरीन इन टैप वाटर एट नाइट। ठीक है, वाई क्लोरीन इज एडेड? बताओ क्यों ऐड किया था आपने क्लोरीन, जो मीरा के घर में गई है पानी? तो वो इसलिए क्योंकि क्लोरीन ऐड करने से हार्मफुल जर्म्स मर जाते हैं, तो टू किल द हार्मफुल जर्म्स। नेक्स्ट, रेन वाटर कलेक्टेड ऑन द रोड्स डिसअपियर आफ्टर अ फ्यू आवर्स, विच प्रोसेस एक्सप्लेन्स दिस? तो रेन वाटर जो कलेक्ट हो रहा है रोड्स पे, वो कुछ टाइम बाद आप देखते हो वो गुम हो गया, कहाँ चला गया? या तो वो ग्राउंड में सीप इन हो जाता है, या फिर रोड्स पे स्पेशली क्या होता है कि रोड्स में इवेपोरेट हो जाता है, राइट? सीप इन बहुत ही कम होता है। सो डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर बट नॉट गुड फॉर डेली ड्रिंकिंग। क्यों? क्योंकि इसमें डिसॉल्व्ड मिनरल्स नहीं होते हैं। White deposits form inside a kettle after boiling tap water. This shows क्या पानी salty है? क्या it water contains कुछ dissolved minerals? तो yes, अगर वो white सी लेयर आप भी पानी को बॉईल करते हुए अगर आपको भी वो दिखाई देती है, इसका मतलब कि आपके पानी में वो necessary dissolved chemicals, dissolved minerals, not chemicals, minerals हैं जो चाहिए हैं। Next, a river becomes muddy after the river becomes muddy after trees on the nearby hills are cut. Why? क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज की रूट्स ना इस सॉइल को टाइटली पकड़ के रखती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रीज को काट रहे हैं, तो इसकी वजह से सॉइल लूज हो रही है। और जब बारिश होगी तो यहाँ से पानी जो उतरेगा ना, पानी के साथ साथ मिट्टी भी उतरेगी, तो वो हमें मडी वाटर लगेगा। सो एनिमल्स एंटर द रिवर, नो, सॉइल इरोजन इंक्रीजेस, सो यस, तो यहाँ पर सॉइल इरोजन इंक्रीज हो रहा है। नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन यू एज होमवर्क। तो ये प्रैक्टिस नहीं बल्कि ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, तो आप इसको ध्यान से सोच समझ कर करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे या फिर अपने मम्मी पापा से चेक कराएंगे। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट होगा तो आपको पता है, या तो आस्क क्वेश्चन पर आ जाओ या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक कर लो। और ये भी आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप चैप्टर समझ आ गया है, सिंपल था, इजी था। अब भी कहीं पर डाउट होगा तो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।